नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संसारम में। मैं हूं दिनेश साहू और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी या फिर भौतिक भूगोल से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरी ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट आएगा कि सर, ये तो हमारे सिलेबस में लिखा ही नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा आधारभूत टॉपिक है जिससे आपको पर्वतों के निर्माण की जानकारी मिलती है, रिफ्ट या फिर भ्रंश कैसे बनते हैं ये समझ में आता है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ये कैसे होते हैं ये आप इस थ्योरी के ही थ्रू समझते हो। भूकंप जो होते हैं वो कैसे पृथ्वी पर आते हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसी जो घटनाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर, तो उसके पीछे कहीं न कहीं ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम करती है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत काम करता है। जब हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, खासतौर पर प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि भारत का सबसे पुराना या फिर ओल्डेस्ट भू-आकृतिक प्रदेश है, तो वो भी हम क्या पढ़ते हैं कि वो भी प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है, एंशिएंट गोंडवाना लैंड का पार्ट है, राइट? तो गोंडवाना लैंड को समझने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो एक सबसे पहला सिद्धांत है ना? जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। बहुत ही डिटेल में वैसे देखा जाए तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है एक बहुत ही वास्ट थ्योरी है, बहुत बड़े सिद्धांत हैं इसके अंतर्गत और बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे कि इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ जाती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ जाती है, ओके, कन्वेक्शन करंट थ्योरी आ जाती है, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी आ जाती है। तो कई सारी थ्योरियों को मिलाकर के एक थ्योरी सामने आती है जिसको हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही कम समय में कोशिश करूंगा ये सारी थ्योरी आपको समझा दूं और आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम हैं या फिर आप जो वर्ग 2 वाले बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत इस टॉपिक से या फिर इससे रिलेटेड टॉपिक में ना हो। चलिए, तो सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। चलिए, तो देखिए, प्लेट टेक्टोनिक में सबसे पहला जो शब्द है ना, वो क्या है? वो है प्लेट, ओके, और एक है टेक्टोनिक। एक क्या है? टेक्टोनिक, है ना? ये दो वर्ड ही हमें देखने को मिलते हैं, प्लेट और टेक्टोनिक। सबसे पहले हमें इन्हीं दो शब्दों को समझना पड़ेगा कि इनकी मीनिंग क्या है, फिर हम एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लेट का मतलब क्या है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, है ना? फिर बाद में हम टेक्टोनिक, तो बहुत सिंपल चीज है, जो नॉर्मली पृथ्वी पर हलचलें होती हैं, है ना, मूवमेंट होती हैं, उनको ही हम टेक्टोनिक गतिविधियां बोलते हैं, है ना, विवर्तनिकी बोलते हैं। हमें मेन समझना है प्लेट क्या होती है। ओके, तो प्लेट समझने के लिए सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये क्या है? अर्थ। ओके, हमारी अर्थ में भी 3 लेयर हमें देखने को मिलती है। एक है क्रस्ट, ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेंटल, है ना, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेंटल, और अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोर, है ना? तो 3 लेयर होती हैं इस प्रकार से। सबसे ऊपर वाला क्या है? ये क्रस्ट है, फिर ये मेंटल है, और ये कौन है? कोर है। ओके, अब ये हमारी पूरी पृथ्वी है ना, 3 लेयर है। इसका ही हमने एक भाग यदि काट करके बाहर निकाल लिया, जैसे कि इसका एक टुकड़ा हमने इस प्रकार से काट करके निकाल लिया, है ना? तो यहाँ पर यदि हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करें, ओके, ये ये क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, ये मेंटल वाला पार्ट हो गया, और ये कोर वाला पार्ट हो गया, है ना? क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसको हम बोलेंगे क्रस्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेंटल, ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 लेयर आपको बताई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं कि प्लेट क्या है? ओके, अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो एक लेयर ये वाली, ठीक है, ये जो लेयर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लेयर, ओके, इसको हम बोलते हैं ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, है ना? ये वाले जो पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, है ना, अपर मेंटल की अपर मोस्ट लेयर। और ऊपर क्या है? क्रस्ट है। इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके नीचे यदि आप देखोगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर
जो चट्टानें हैं, है ना? यहाँ पर चट्टानें आपको अर्ध तरल अवस्था में या फिर पिघली हुई अवस्था में देखने को मिलेंगी। ये वाला जो हमारी पृथ्वी का पार्ट है यहाँ पर, ओके ये, ठीक है, ध्यान से समझना। ये वाला जो पार्ट डॉट डॉट मैंने बनाया, है ना? इसको हम बोलते हैं दुर्वल मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्वल मंडल, ठीक है? या फिर इसको हम बोलते हैं एस्थेनो एस्थेनोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर इसको हम बोलते हैं, या फिर दुर्बल मंडल इसको हम बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक गर्म पदार्थ लावा, ठीक है? या फिर इसको हम बोलते हैं मैग्मा। जस्ट अ मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा यहाँ पर अर्ध तरल अवस्था में भरा हुआ है। यहाँ पर मैग्मा कैसे अर्ध तरल अवस्था में स्टोर है या फिर भरा हुआ है, ठीक है? अब ऊपर का देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, हमारी पृथ्वी का जो ये वाला पार्ट है, जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है, जस्ट अ मिनट, जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है, इसको हम बोलते हैं ऊपरी मेंटल ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत। इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, जो कि ब्लू कलर से, और ये क्रस्ट, ठीक है? तो इन तीनों को ध्यान से सुनना, ये तीनों जो पार्ट हैं, है ना, यहाँ पर ये जो तीनों पार्ट हैं ये जो पूरा पार्ट है, एक मिनट, ये जो पूरा पार्ट है, ओके, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला, इस पूरे पार्ट को हम साथ में क्या बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को हम साथ में बोलेंगे, ठीक है? ये पूरा पार्ट जो है, ओके, इसको यदि मैं और अच्छे से हाईलाइट करूं, ठीक है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं इसको हम? स्थल मंडल। स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और यही लिथोस्फीयर जो है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम प्लेट बोलते हैं। यही लिथोस्फीयर जो है, इसको ही हम प्लेट बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, एक एक चीज फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हम चूंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेट का मतलब क्या होता है ना? ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा कि प्लेट क्या होता है, ठीक है? तो प्लेट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ऊपर वाली होती है क्रस्ट, बीच वाली होती है मेंटल, और नीचे वाली होती है कोर। क्रस्ट के नीचे की एक लेयर है ना, जो ये ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट की है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर। ये मेंटल है। मेंटल की बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर जो है, जो यहाँ पर ब्लू कलर से हमने हाईलाइट की है, इसको हम बोलते हैं ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? इनको हम संयुक्त रूप से बोलते हैं लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल, ठीक है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना? अब इस लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, जो ये मैंने डॉट डॉट से बनाया है, तो इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल, है ना? और यहाँ पर ही जो चट्टानें हैं वो अर्ध तरल अवस्था में हैं, पिघली हुई हैं। जैसे कि शहद होता है ना, गाढ़ा, एकदम एकदम लिक्विड भी नहीं होता, एकदम सॉलिड भी नहीं होता, एकदम गाढ़ा सा होता है, मतलब उसको आप नीचे गिराओगे तो वो फैलेगा नहीं, है ना? तो उसी प्रकार से मैग्मा यहाँ पर अर्ध तरल अवस्था में भरा हुआ है। तो ये सबसे पहले आपको ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि स्थल मंडल क्या होता है, दुर्बलता मंडल क्या होता है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो यही स्थल मंडल जो है, यही लिथोस्फीयर जो ब्लॉक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। और यही प्लेटों में क्या होता है? मूवमेंट होता है ना? इसलिए इन्हीं मूवमेंट को हमें यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है? तो आप प्लेट का मतलब क्या समझोगे? प्लेट का मतलब है एक वृहद स्थलीय भूखंड जो है, एक वृहद स्थल मंडलीय भूखंड, या फिर एक लार्ज लिथोस्फीयर जो ब्लॉक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। ओके, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देख लो, एक बार मैं अपने में आपको मैप भी लगा दिया है। ये एस्थेनोस्फीयर है, रेड कलर से यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि क्रेस्ट और अपर मोस्ट मेंटल से मिलकर के बना है ना? अब एक पॉइंट और जरा समझ लो, है ना? एक पॉइंट और समझो, इसको थोड़ा सा हम जूम करके बनाते हैं ना, ध्यान से देखना, ठीक है?
ठीक है, ये क्या है? ये जो धँसा हुआ हिस्सा है यहाँ पर, मान लो ये, ठीक है, ये महासागर हो गए। ये क्या है? ये महासागर है, ओके। और ये क्या है यहाँ पर? ये स्थल भाग है ना? ये स्थल खंड है। इसी स्थल खंड में आपको पर्वत भी पर्वत देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे, है ना? यहाँ पर ही आपको समुद्र वगैरह देखने को मिलेंगे, घाटियाँ देखने को मिलेंगी, है ना? तो यही क्या है? इसको ही हम बोल रहे हैं लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, या फिर इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? स्थल मंडल, या फिर इसी को हमने क्या बोला? इसी को हमने बोला प्लेट, है ना? यही क्या है? यही है प्लेट, यही है लिथोस्फेयर, और यही क्या है? स्थल मंडल। बात समझ में आ गई? अब ये प्लेट जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, इसी के नीचे क्या है? इसी के नीचे है, जस्ट अ मिनट, इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा, 1 मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसको। इसी के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है? ये है दुर्बल मंडल। ये क्या है? दुर्बल मंडल, ठीक है। ये फिर ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, है ना? तो इसी एस्थेनोस्फेयर में यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर मैग्मा भरा है, मैग्मा भरा है, और कैसे भरा है? अर्ध तरल अवस्था में भरा है, अर्ध तरल अवस्था में। बता, ये मैप बनाने का मकसद ये है कि हमारी जो ये प्लेट है या फिर हमारा जो ये स्थल मंडल है, इसी में हमें महासागर देखने को मिलते हैं, इसी में हमें महाद्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें, ठीक है, इस पार्ट में हमें महाद्वीप, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, और प्लस महासागर, महासागर दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्लेट समझो कि प्लेट का मतलब क्या है। प्लेट मतलब स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब क्या होता है कि क्रस्ट और मेंटल की अपर मोस्ट लेयर, ओके, इनको हम बोलते हैं स्थल मंडल, इसी को हम बोल देते हैं प्लेट। इसके अलावा ये जो प्लेट होती है इसके नीचे क्या है? मेंटल में ही ये दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फेयर है, जहां पर चट्टानें पिघली हुई हैं, अर्ध तरल अवस्था में है, ठीक है। चलिए, इतना आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एस्थेनोस्फेयर है, एक और मैप है, और ये ऊपर वाला जो है ये क्या है? ये हमारा स्थल मंडल है, या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से प्लेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए डेफिनेशन भी है। वृहद स्थलीय खंड, लार्ज लैंड मास जो होता है, इसको हम प्लेट बोलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हलचल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? विवर्तनिकी होते हैं। और इसी प्लेट विवर्तनिकी से क्या होते हैं? विनाश होते हैं, ट्रेंच बनते हैं, और कटक बनते हैं, रिजेस बनते हैं। ये आगे चल करके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी जो होती है इससे कैसे ट्रेंच बनते हैं और कैसे कटक बनते हैं, ओके। चलिए, अब देखो अब एक बात और समझो कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, ये प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, कोई एक सिद्धांत नहीं है ना, कोई एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक लंबे समय में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, उन सभी को मिला करके एक सम्मिलित रूप से एक सिद्धांत सामने आया, जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये दिमाग से निकाल देना कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कोई एक इंडिविजुअल थ्योरी है, एक इंडिविजुअल सिद्धांत है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कोई एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि बहुत सारे सिद्धांतों का एक सम्मिलित स्वरूप है। कौन कौन से सिद्धांत है सर? तो यहाँ पर देखो, एक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, जो कि अल्फ्रेड वैगनर साहब ने 1912 में दी थी। फिर एक है यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो कि हैरी हेस साहब ने दी थी। सागर नितल प्रसरण थ्योरी है, 1960 में दी थी।
एक है संवहन तरंग सिद्धांत, एक है रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। तो इन्हीं चार सिद्धांतों को मिलाकर एक सम्मिलित थ्योरी जो है उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना? तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें इन चारों सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि ये चार सिद्धांत क्या बोलते हैं, क्या क्या इनमें बोला गया, क्या इनमें कमियां थी। देखिए, जैसे कि एक थ्योरी सबसे पहले जो आई थी वो थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दी थी 1912 में। इन्होंने सब थ्योरी में हर एक चीज सही बताई थी, पर कुछ उसमें कमियां थी। तो उसकी कमियों को दूर किसने किया? जब संवहन तरंग सिद्धांत आया। संवहन तरंग सिद्धांत के साथ रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत भी आया। तो इन दोनों से हमें बहुत कुछ चीजें पता चली और इसकी कमियां दूर हुई। ठीक है, आगे और एक और सिद्धांत आया, सागर नितल प्रसरण, तो उससे और पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई, है ना? तो ये चारों ही थ्योरी सिद्धांत को हमें बहुत डिटेल में यहाँ पर समझने की जरूरत है। ठीक है, तो टॉपिक को हम इस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करें, इन चारों सिद्धांतों को समझें। तो आपको अपडेट देना चाहूंगा कि यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आप तैयारी करना चाहते हो वर्ग 2 की, तो एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का हमारा कोर्स है जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। इस बैच का नाम है इन्फिनिटी बैच। इसमें आप इनरोलमेंट कर सकते हो। हमारी जो भी फैकल्टी हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई यहाँ पर होती है, एमसीक्यूज बेस्ड पढ़ाई होती है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज बेस्ड यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो इस बैच को आप जरूर, हमारी एप्लीकेशन है संसारम एप्लीकेशन, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। ओनली 749 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो एक बार आप चेकआउट जरूर करें हमारे इस बैच को। ठीक है, चलिए चलिए, सबसे पहले जो हमारा सिद्धांत है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके बाद फिर हम बाकी के सिद्धांत भी समझेंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक को समझने से पहले ये सारे सिद्धांत समझना जरूरी है। देखो, महाद्वीपीय सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, है ना? ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत जो है ये दिया था अल्फ्रेड, याद रखना, अल्फ्रेड वैगनर। अब यहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था? तो अल्फ्रेड वैगनर साहब ने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना? अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ महाद्वीपों से संबंधित इसमें बात की गई होगी, महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित कुछ बातें इसमें की गई होंगी, तभी इसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो सबसे पहले समझिए कि जो अल्फ्रेड वेगनर साहब थे, है ना, ये कोई जियोलॉजिस्ट नहीं थे, कोई भूगोल के बहुत बड़े जानकार नहीं थे, या फिर जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे थे, या फिर उसके कोई साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि ये जलवायु वैज्ञानिक थे। क्या थे? जलवायु वैज्ञानिक थे। और ये विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, विश्व में जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव हैं उसका अध्ययन कर रहे थे। जब ये जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने ये देखा कि जैसे कि जो ठंडे रीजन हैं, जैसे कि जो शीत कटिबंध होते हैं, है ना, 60 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र या 60 डिग्री के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं जहां पर हमेशा ठंड पड़ती है, जो शीत कटिबंध होते हैं, टेम्परेट जोन होते हैं, वहां पर इन्होंने देखा कि वहां पर इनको कोयले के डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं या फिर कोल डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं। जबकि कोल कहाँ पर देखने को मिलता है? कोल अत्यधिक गर्म क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रकार से मिनरल है या फिर खनिज संसाधन है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो गर्म क्षेत्र थे, जो ट्रॉपिकल रीजन थे, वहां पर उन्होंने देखा, जैसे कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर इन्होंने टेलाइट चट्टानें देखी। टेलाइट चट्टानें हमेशा कहाँ देखने को मिलती हैं? बर्फीले क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से समझना। एक मिनट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। इस वाले मैप में समझ लेते हैं। इन्होंने देखा इन्होंने देखा ये वर्तमान में हमारा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो रशिया वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इनको कोल डिपॉजिट मिले। यहाँ पर इनको क्या मिले? यहाँ पर इनको कोल डिपॉजिट मिले, कोल डिपॉजिट मिले। ठीक है, ये क्या है? ठंडे क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा क्या बर्फ ही जमी रहती है। ये कैसे क्षेत्र हैं? ये शीत कटिबंध रीजन है, हमेशा सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी हुई होती है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोयले के निक्षेप हैं। और कोयला कहाँ देखने को मिलता है? कोयला कैसे बना है? कोयला पिछले हजारों करोड़ों वर्षों में
अत्यधिक ताप के कारण, दाब के कारण जो बड़े-बड़े पेड़ थे, वनस्पतियाँ थी, जब वो पृथ्वी के गर्भ में नीचे दब गईं और अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये कोयला बनता है। तो कोयला हमेशा जहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पति रही है कभी न कभी, वहाँ पर ये पेड़-पौधे पाए जाते थे। तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? इक्वेटर के आसपास, मतलब गर्म क्षेत्र में। तो ये यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं? इसके अलावा हमारा जो भारत है, यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर टिलाइट रॉक्स हैं। कौन सी? टिलाइट क्रम की चट्टानें हैं। जो टिलाइट रॉक्स हैं, ये हमेशा ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर बर्फ जमे हुए होते हैं, शीत कटिबंध जो होते हैं। तो हमारा भारत तो कहाँ पर है? हमारा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल रीजन में है। तो यहाँ पर टिलाइट चट्टानें कैसे हैं? तो इनको जब इन्होंने ये स्टडी किया कि गर्म क्षेत्र की चीज़ें ठंडे क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र की चीज़ें गर्म क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि ये जो महाद्वीप हैं, ये ड्रिफ्ट करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। मतलब अभी जो ये महाद्वीप यहाँ है, कभी यहाँ पर रहा होगा, हमारा भारत जो यहाँ पर है, कभी यहाँ पर रहा होगा। इन महाद्वीपों में क्या होती है? गति होती है। और ये इन्होंने ये कब पाया? जब अपनी वो जलवायु परिवर्तन का या फिर वर्ल्ड क्लाइमेट का स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इसी के चलते फिर इन्होंने ये सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि कैसे इन्होंने दिया, क्या देखा तब दिया, है ना। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला? इस सिद्धांत में इन्होंने ये बोला कि आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले, है ना, लगभग आज से 225 मिलियन ईयर एगो, या फिर आप इसको ऐसा बोल लीजिए, राउंड फिगर में आप समझ लीजिए लगभग 25 करोड़, है ना, 25 करोड़ के आसपास, 25 या फिर 22 से 25 करोड़ के वर्ष के आसपास पहले, 25 करोड़ वर्ष के पहले हमारी जो पृथ्वी पर आप वर्तमान में 7 महाद्वीप देखते हो, कुछ इस प्रकार से 7 महाद्वीप देखते हो। आज से 25 करोड़ वर्ष से पहले हमारी पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। मतलब ये सभी महाद्वीप आज से 25 करोड़ वर्ष पहले आप चले जाओगे तो ये आपस में जुड़े हुए थे, है ना। और इसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। इन्होंने क्या बोला कि आज से करीब 22 करोड़ वर्ष पहले या फिर 225 मिलियन ईयर एगो ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक ही विशाल भूखंड था। इसको इन्होंने नाम क्या दिया? इसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया इसको? इन्होंने नाम दिया पैंजिया। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। और इस पैंजिया के चारों ओर, है ना, इस पैंजिया के चारों ओर एक ही महासागर था जिसको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा, है ना। इसको नाम क्या दिया? इसका नाम दिया इन्होंने पैंथालासा। पैंथालासा। पैंथालासा क्या है? ये ब्लू कलर का जो चारों ओर महासागर है इसको पैंथालासा बोला, और जो एक बड़ा विशाल भूखंड है, लार्ज लैंडमास है, इसको इन्होंने क्या बोला? पैंजिया बोला। ठीक है, तो ये बोला। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पैंजिया है ये टूटना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? पैंजिया जो है ये 2 भाग में टूटा। ऊपर वाला जो एक लैंडमास बना उसको बोला गया लॉरेशिया, या फिर इसको बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया इसको? अंगारा लैंड। इसको बोला गया अंगारा लैंड, ओके, या फिर लॉरेशिया इसको बोला गया, और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, सबसे पहले पैंजिया था 225 मिलियन ईयर एगो, फिर 150, मतलब इस टाइम पीरियड में 225 से लेकर के 150 मिलियन ईयर एगो या फिर ईयर्स के बीच में ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंट टूटा और 2 भागों में टूटा गया। ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला और नीचे वाले को क्या बोला? गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, मतलब ये 2 भागों में बटा, और बीच में एक नया महासागर बना, ये बीच में आप देख रहे हो, इसको बोला गया टैथिस सागर। क्या बोला गया इसको? टैथिस सी या फिर टैथिस सागर बोला गया। ठीक है, समय के साथ ये महाद्वीप ड्रिफ्ट होते रहे, इनमें विस्थापन होता रहा, और इसी लॉरेशिया से, अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बना, यूरोप और एशिया मतलब यूरेशिया बने, और इस गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बना। बात समझ में आ रही है? लॉरेशिया या अंगारा लैंड से क्या बना? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने, और गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। समय के साथ लगातार इनमें ड्रिफ्ट जारी रहा और वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है। मतलब इन्होंने कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने की बात की, महाद्वीपों के खिसकने की बात कही, और क्योंकि उन्होंने जब अपनी स्टडी कर रहे थे वो, तो उन्होंने ऐसा देखा, कुछ ऐसी चीजें देखी जो जहां पर होनी चाहिए थी वहां पर वो नहीं थी।
मतलब करोड़ों वर्ष पहले उनका अस्तित्व कहीं और था और वर्तमान में कहीं और है। तो इसको ही बोला इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहाँ पर पेंजिया का एक विशाल सा चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें यूरेशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, भारत है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान से सुनो। एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, तो हम पढ़ते हैं ना, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये एंशियंट गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये गोंडवाना लैंड आप देखोगे तो ये जो नीचे वाला ये पूरा गोंडवाना लैंड है, ये है ना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो हमारा भारत भी यहाँ पर ही अवस्थित था, ठीक है। और ये क्या है, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब हमारा भारत, अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम उत्तरी गोलार्ध में है वर्तमान में हमारा भारत कहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर है और हमारा भारत नॉर्थ में है। लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले हम दक्षिणी गोलार्ध में थे, गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको समझाई, ये सब बिल्कुल सही बताई। किसने? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। ये सारी स्टडी उनकी सही थी। जब उनसे पूछा गया या फिर जब उन्होंने अपनी स्टडी लिखी, क्योंकि जब भी कोई थ्योरी दी जाती है तो प्रॉपर लिख के दी जाती है ना, ऐसे नहीं कि बोल दिया आपने हवा में। प्रॉपर लिखना पड़ती हैं चीज़ें, बतानी पड़ती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, यदि ये मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मूवमेंट का जो कारण बताया है ना, ये सब चीज़ें तो उन्होंने सही बताई थी, पर मूवमेंट या आखिर मूवमेंट कैसे कर रहे हैं इतने बड़े स्थलखंड, इसके पीछे का जो इन्होंने कारण बताया वो ये बताया कि उत्तर की ओर जो ये मूवमेंट हुआ, ये लॉरेशिया टूट करके उत्तर की ओर जो शिफ्ट हुआ, इसके पीछे उत्प्लावक बल था। उत्प्लावक बल का मतलब जिसके कारण कोई चीज तैरती है ना, उसको हम उत्प्लावक बल बोलते हैं। और पश्चिम की ओर, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पश्चिम की ओर मूवमेंट किए, है ना, तो इसके पीछे जो बल था वो सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल था, कि उनके ज्वारीय बल के कारण इन कॉन्टिनेंट, ये जो कॉन्टिनेंट हैं, ये पश्चिम की ओर मूव हुए। ठीक है, तो इन्होंने जो ये कारण दिया इन कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने का, ये ठीक नहीं था, इसमें कमियां थी। अब इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अभी आगे आएगा संवहन तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो ये पहला एक बेस था किसका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, जिसमें महाद्वीपों के ड्रिफ्ट होने की बात की अल्फ्रेड वैगनर साहब ने 1912 में दी। अब इस थ्योरी में और भी बहुत कुछ पढ़ने को होता है, जैसे कि इन्होंने इसकी पक्ष में क्या क्या थ्योरी दी, कि आखिर आपके पास क्या प्रूफ है कि ये महाद्वीप वाकई में पहले जुड़े हुए थे फिर टूटना स्टार्ट हुए। तो इन्होंने इसके पक्ष में कुछ तर्क भी दिए, है ना, वो भी अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। कौन कौन से तर्क थे, जैसे कि देखिए, इनकी जो गति का कारण इन्होंने बताया था, वो बताया था पोलर फ्लिंग बल, अर्थात गुरुत्व तथा उत्प्लावन बल, जिसके कारण कोई भी चीज तैरती है। तो अंगारा लैंड जो टूट करके नॉर्थ की ओर शिफ्ट हुआ था, तो उसके पीछे कौन सा कारण बताया था, पोलर फ्लिंग बल या गुरुत्व बल या फिर उत्प्लावक बल। और जो पश्चिम की ओर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका खिसके थे, उसके पीछे सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बताया। ठीक है, अब यही क्या था जो इन्होंने ये कारण बताया, यही कमी थी, है ना, यही कमी थी सिद्धांत में, इनके सिद्धांत में यही कमी थी। मतलब इन्होंने कारण सही नहीं बताया, ये कारण नहीं थे उनके ड्रिफ्ट होने के पीछे। कारण पता चलेगा जब अभी हम संवहन तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम रेडियो एक्टिविटी थ्योरी को पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये ड्रिफ्ट क्यों हो रहे थे। तो कुछ बातें तो इन्होंने सही बताई, मैक्सिमम बातें सही बताई, बस कारण इन्होंने गलत बताया। ठीक है, चलिए, अब इन्होंने इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए थे, कि जब इनसे पूछा गया कि आपके पास क्या प्रमाण है, तो इन्होंने ये बोला, एक कुछ चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाएंगे तो एक एक थ्योरी में 1 घंटा लग जाता है, तो लेक्चर ही 4-5 घंटे का हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करें। तो इसके पक्ष में एक इन्होंने सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं जिग्सॉ फिट थ्योरी। जिग्सॉ फिट थ्योरी, अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिग्सॉ फिट थ्योरी क्या है। तो यदि आप नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से मिलाओगे, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से फिट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जैसे कि पजल गेम होते हैं ना, तो ऐसे इसमें ये फिट हो जाएगा। तो ये होता है जिग्सॉ फिट थ्योरी। इसके अलावा जब यहाँ पर रॉक्स की स्टडी की गई, तो साउथ अमेरिका के जो ईस्टर्न पार्ट में रॉक मिली और अफ्रीका के जो वेस्ट कोस्ट पर रॉक मिली, वो लगभग सेम एज की थी, सेम चट्टानें थी। तो इससे प्रूफ हुआ कि कभी ना कभी ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा ये जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया,
तो यहाँ पर बहुत सारी समानताएं देखने को मिली, जैसे कि कुछ जीव जो हैं इन दोनों स्थानों में पाए गए, जैसे कि सिनोग्नाथुस नाम का एक जीव था, उसके अवशेष दक्षिण अमेरिका में भी मिले और अफ्रीका में भी मिले। मतलब अंदाजा लगाया गया कि ये आपस में कभी जुड़े हुए थे। एक है लिस्ट्रोसॉरस, इसके जो प्रमाण है अफ्रीका, भारत और अंटार्कटिका में मिले, कुछ इस हिस्से में मिले। ठीक है, एक यहाँ पर ये मैसोसॉरस नाम का जीव है, इसके भी जो अवशेष हैं ये दक्षिण अमेरिका के इस हिस्से और अफ्रीका के इस हिस्से में मिले। ठीक है, एक यहाँ पर ग्लोसॉप्टेरिस नाम की वनस्पति है, इसके भी अवशेष ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मिले। तो इससे कहीं ना कहीं प्रूफ होता है कि कभी ना कभी ये सारे उन्होंने तर्क दिए थे अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कि कभी ना कभी जो ये सारे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, आपस में जुड़े हुए थे। और भी बहुत सारे सिद्धांत थे, पर मैन मैं आपको समझा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं पुराजीवाश्मीय समानता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दी थी। कुछ कमियां भी थी और इसके पक्ष में कुछ सॉलिड तथ्य भी इन्होंने रखे थे। अब यहां से आपके एग्जाम का क्या 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 चीज है काम का, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा दिया, 1912 में दिया गया। इसका मतलब क्या है कि महाद्वीप क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि अगला क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है ये किस प्राचीनतम लैंड का भाग है, तो ये अंगारा लैंड का पार्ट है, लॉरेशिया का पार्ट है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका भाग है, तो ये एंशियंट गोंडवाना लैंड का पार्ट है। साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट किसका पार्ट है, ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट है, ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब देखिए इसमें जो कमी थी कि आखिर उन प्लेटों में या फिर वो महाद्वीपों में विस्थापन क्यों हो रहा है, उसके पीछे उन्होंने कारण कुछ और बताया था, जबकि उसके पीछे कारण क्या था अब हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो एक सिद्धांत आता है संवहन तरंग सिद्धांत। ओके, एक सिद्धांत सामने आता है जिसको हम बोलते हैं संवहन तरंग सिद्धांत। ओके, और ये जो है, ठीक है, संवहन तरंग सिद्धांत जो है ये, एक मिनट, ये आर्थर होम्स साहब ने, है ना, आर्थर होम्स साहब ने 1928-29 में दिया। ठीक है, ठीक है, 1912 में कौन सा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, और उसी की कमियों को दूर करने के लिए और कुछ चीजें बताने के लिए एक सिद्धांत आता है संवहन तरंग सिद्धांत। आर्थर होम्स साहब ने 1928-29 में ये सिद्धांत दिया था, है ना। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों को मिला करके, है ना, जैसे कि संवहन तरंग सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण, इनको मिलाकर के बहुत सारे सिद्धांत सामने आए थे। और इसमें से एक सिद्धांत था संवहन तरंग सिद्धांत। ये तो हमने पढ़ लिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अब हम पढ़ रहे हैं संवहन तरंग सिद्धांत। आर्थर होम्स साहब ने 1928-29 में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा क्या, ध्यान से सुनना। इस सिद्धांत में होम्स साहब ने ये बोला ओके, इस सिद्धांत में होम्स साहब ने क्या बोला, संवहन तरंग, है ना, संवहन तरंग, इस सिद्धांत में इन्होंने संवहन तरंग को समझाया कि संवहन क्या होता है ना। संवहन का मतलब एक मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, जैसे कि आपने एक बर्तन लिया, ये बर्तन लिया, ओके, और इसमें आपने पानी भर दिया। इसमें आपने क्या भर दिया, इसमें आपने पानी या फिर इसमें आपने वाटर को भर दिया, है ना। वाटर को भरने के बाद, पानी को भरने के बाद, है ना, इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने यहाँ पर आग जला दी, है ना, इसको आपने फ्लेम दे दिया, इसको आपने यहाँ पर फ्लेम दे दिया, या फिर यहाँ पर आपने क्या की, आग जला दी, है ना, आग जला दी आपने यहाँ पर। अब ये पानी कैसे गर्म होगा इसको समझो। जैसे जैसे ये बर्तन गर्म होगा तो ये पानी का नीचे वाला जो पार्ट है, जो पानी में नीचे मॉलिक्यूल होंगे, ये पहले गर्म होंगे, है ना। ये गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। ठीक है, फिर ये गर्म मॉलिक्यूल और गर्म होंगे, ये फिर ऊपर जाएंगे और ये फिर नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संवहन।
इसी को हम क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। और इसी प्रकार से कोई भी चीज़ क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है ना, जो आर्थर होम्स साहब थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि यहाँ पर जो ये हमारा, ठीक है, ये क्या है, स्थल मंडल है, ये हमारा स्थल मंडल है ना, या फिर हमारा ये क्या है, लिथोस्फीयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, इसी के नीचे क्या है, इसी के नीचे ये क्या है, इसी के नीचे ये दुर्बलता मंडल है, इसी के नीचे क्या है, ठीक है, ठीक है, इसी के नीचे ये क्या है, ये है दुर्बल मंडल, ये दुर्बल मंडल है। और इसी दुर्बल मंडल में क्या होता है, इसी दुर्बल मंडल में संवहन तरंगें चलती हैं इस प्रकार से, इसी में इस प्रकार से संवहन तरंगें चलती हैं, कन्वेक्शन करंट चलता है। ठीक है, ये जो मैग्मा भरा हुआ है यहाँ पर संवहन धाराएं चलती है। अब चलती कैसी संवहन धारा है, ये थोड़ा सा समझो, है ना। ये जो एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, इसके नीचे वाले भाग जो है, ये नीचे वाला जो भाग है ना, ये नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर नीचे वाले भाग में इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखने को मिलते हैं। ये जो येलो कलर से मैंने बताया, यहाँ पर रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरेनियम, 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 थोरियम। यूरेनियम और थोरियम वगैरह जो होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और ये क्या करते हैं, इस एस्थेनोस्फीयर के, ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है, यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये इसका तापमान बहुत, नीचे वाली लेयर का तापमान बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो मैग्मा है, इसकी ये संवहन धाराएं कुछ इस प्रकार से चलने लगती हैं। गर्म पदार्थ ऊपर, अपेक्षाकृत कम पदार्थ नीचे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या चलती हैं, संवहन तरंगें चलती हैं। ठीक है, अब यही संवहन धाराएं या फिर संवहन तरंगें जो हैं, ये प्लेट को क्या देती हैं, गति देती हैं, प्लेट को मूवमेंट देती हैं। जो संवहन तरंगें इस साइड चल रही हैं, ये प्लेट को इस ओर गति देंगी, है ना। जो संवहन तरंगें ऐसे चल रही हैं, ये प्लेट को इस ओर गति देंगी, इस प्रकार से। तो इन्हीं संवहन तरंगों के चलते ये प्लेटों में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और ये बताया गया संवहन तरंग सिद्धांत के अंतर्गत, है ना। एक तो ये संवहन होता है, इसी के कारण ही मैग्मा में यहाँ पर गति होती है। इसको हम बोलते हैं मैग्मा का चक्रीय प्रवाह। क्या बोलते हैं मैग्मा का चक्रीय प्रवाह। और इसी के कारण इन प्लेटों को गति मिलती है। इसी में ये मैंने जो आपको बताया रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, है ना। तो एक रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत था, जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण तापमान अधिक होता है और इनमें संवहन होता है, कन्वेक्शन होता है, और ये प्लेटों को गति मिलती है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बोला था कि प्लेटों की गति के पीछे पोलर फ्लेइंग बल है, या फिर उत्प्लावन बल है, या फिर चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय बल है। जब ये सिद्धांत सामने आया, तो उनका वो जो सिद्धांत था, उनके सिद्धांत के पीछे का ये कारण था, ये खारिज हो गया, है ना। और ये चीजें सामने आई कि संवहन क्या होता है, संवहन के कारण कैसे इसमें गति होती है, कि एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा भरा हुआ है, और इसी मैग्मा के कारण इन प्लेटों में क्या होता है, मूवमेंट होता है, इन प्लेटों में गति होती है। ठीक है, तो ये क्या है भैया, संवहन तरंग सिद्धांत है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो, मैंने कुछ इमेज बना दी है, ये देखो, ये संवहन है, यहाँ पर देखो, ये संवहन है, कन्वेक्शन है, इस प्रकार से ये, ठीक है, यही है संवहन। ठीक है, यहाँ पर देखो, कुछ इस प्रकार से ये गति होती है, और प्लेट क्या करती है, इस प्रकार से मूवमेंट करती हैं। ओके, ये क्या है, ये एस्थेनोस्फीयर है, ये एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है,
और ये क्या है, ये हमारा लिथोस्फीयर है। ये क्या है, लिथोस्फीयर। बात समझ में आ गई? अब बहुत अच्छे से चीज़ें आपको अच्छे से लिंक हो रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो संवहन तरंग सिद्धांत याद रखिएगा। संवहन धाराएं पृथ्वी के प्रवार मेंटल में उत्पन्न मैग्मा का चक्रीय प्रभाव है। यह सिद्धांत 1928-29 में आर्थर होम्स कहाप के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ओके, और भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में हमें सागर नितल प्रसरण, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत और ज्वालामुखी उद्गार, ये सभी समझने में हमें क्या मिलती है, महत्वपूर्ण हमें इससे जानकारी मिलती है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो कमियां थी, इस कमियों को इससे दूर किया गया, इस थ्योरी के थ्रू दूर किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। हालांकि ये तो सागर नितल प्रसरण है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब सागर नितल प्रसरण को एक बार हम समझ लेते हैं, है ना, और इसमें क्या बोला गया था। चलिए, तो अभी हमने संवहन तरंग सिद्धांत देख लिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देख ली। अब हम बात कर रहे हैं सागर नितल प्रसरण की। सागर, अब देखो, सागर नितल नाम से ही समझ में आ रहा होगा सागर नितल क्या होता है, सी फ्लोर क्या होता है। ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कि ठीक है, ये क्या है, ये कोई महासागर है। ये क्या है, ये है महासागर। ये है महासागर, या फिर ये क्या है, ये है ओशियन। ठीक है, ये है महासागर या ओशियन। महासागरों का जो ये वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं तल। ओके, और ये नीचे वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं नितल। इसको हम बोलते हैं नितल। और ये सब मैंने क्या बनाया, ये हमारा महाद्वीप है, ये हमारे महाद्वीप हैं, और ये क्या है, ये महासागर है, ये महासागर है। ठीक है, तो ये नितल होता है नीचे वाला पार्ट, और ये क्या है, ये तल। अब याद रखिएगा, ये जो थ्योरी है, ये 1960 में हैरी हेस महोदय के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, हैरी हेस महोदय के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, चलिए, इसमें क्या बोला गया ये समझो। अभी तक आपने नोटिस किया होगा, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपों के विस्थापन की ही बात की गई थी, कि जो महाद्वीप हैं वो विस्थापित हो रहे हैं, उनमें ड्रिफ्ट हो रहा है। अब हमारी पृथ्वी में तो महासागर भी हैं, महासागर की कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये जो सामने थ्योरी आती है, वो आती है सागर नितल प्रसरण। मतलब सागर का जो ये नितल है, ये फैल रहा है, ये एक्सपांड कर रहा है। सागर नितल, सागर का नितल, प्रसरण मतलब फैलना, स्प्रेडिंग मतलब फैलना, मतलब ये जो नितल वाला पार्ट है, फ्लोर वाला पार्ट है, ये फैल रहा है। चलिए, अब इसमें क्या क्या बोला गया था, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, इसमें क्या बोला गया था। ठीक है, ये महासागरीय कृष्ण है, मान लो। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है। ये हमारा क्या है, एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा स्थल मंडल, या फिर इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं प्लेट। ओके, और नीचे जो ये है, ये क्या है, ये है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दुर्वल मंडल। ठीक है, चलो, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्मा की इस प्रकार से संवहन धाराएं चल रही हैं। इस प्रकार से मैग्मा क्या है, संवहन धाराओं में इस प्रकार से यहाँ पर चल रही है। क्यों चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, है ना। यहाँ पर कुछ क्या है, रेडियो एक्टिव नीचे में एलिमेंट हैं। ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, यूरेनियम थ्योरियम जैसे। और जो गर्म ज़्यादा टेम्परेचर वाला पदार्थ है, वो ऊपर जाता है, और कम टेम्परेचर वाला अपेक्षाकृत पदार्थ नीचे आ जाता है ना। ये क्या है, रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये क्या हो गई है, मैग्मा की चक्रीय गति। अब याद रखना, यहाँ पर क्या होता है ना, ये मैग्मा, गर्म मैग्मा हमेशा ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है इस प्रकार से, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद एक धारा इसमें जाएगी, एक धारा इस साइड जाएगी, एक धारा यहाँ जाएगी, एक धारा यहाँ जाएगी, इस प्रकार से, है ना। हमेशा ये मैग्मा, अब जो पृथ्वी का अंदर वाला भाग है यहाँ पर, है ना, पृथ्वी के अंदर क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, प्रेशर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना। पृथ्वी के जैसे जैसे आप अंदर जाते हो, पृष्ठ से कोर की ओर जाते हो, तो तापमान भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है ना, प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, और अंदर बहुत अधिक दाब होने के कारण ये जो मैग्मा है हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा, जब भी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तो बहुत ही तेज तीव्रता के साथ में विस्फोट होता है, वो अचानक से पूरा मैग्मा और गर्म पदार्थ फूट करके विस्फोट के साथ बाहर निकला। मतलब एकदम से क्या हुआ, पृथ्वी ने अपना प्रेशर रिलीज किया, मतलब अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और अचानक से वो विस्फोट हुआ। तो अत्यधिक दाब के कारण, ताप के कारण, हमेशा ये जो मैग्मा होता है, गर्म मैग्मा होता है, इस क्रस्ट को क्या करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। यदि अब देखिए, ये जो हमारा स्थल मंडल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्रैक भी हमें देखने को मिलते हैं, पतले पतले, कुछ क्रैक ऊपर तक जाएंगे, इस प्रकार के कुछ क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं, है ना, इस प्रकार से क्रैक भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि चट्टाने हैं तो क्रैक तो देखने को मिलेंगे, बीच में आपको सतह, मतलब बीच में गैप देखने को मिलेगा, है ना। तो यदि मान लो इस मैग्मा को, है ना, इस मैग्मा को कोई कमजोर प्लेट मिल गई, या फिर कोई क्रैक मिल गया, तो ये मैग्मा जो है ना, ये मैग्मा अचानक से ये ऊपर की ओर आ जाएगा फ्लो करता हुआ, ये मैग्मा अचानक से ऊपर की ओर आ जाएगा इस प्रकार से। और इस हमारी ये प्लेट है ना, ये मान लीजिए महासागरीय प्लेट है ना, ये कौन सी प्लेट है, इसको भी आप महासागरीय प्लेट ही समझिए। चूंकि हम सागर नितल प्रसरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप महाद्वीपीय प्लेट ही महासागरीय प्लेट समझिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैग्मा बाहर की ओर आया, है ना, ये बाहर की ओर आया। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखोगे, तो ये चक्रीय गति इस साइड हो रही है, ओके, और ये चक्रीय गति अपोजिट साइड में हो रही है, और मैग्मा यहाँ से क्या हुआ, इस प्रकार से विस्फोट के साथ में बाहर आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर पानी है, तो जैसे ही ये मैग्मा आएगा, तुरंत यहाँ पर ठंडा भी होता जाएगा, है ना, यहाँ पर इस प्रकार के इस एक स्ट्रक्चर बनेगा, और ये प्लेटें जो हैं, इनका जो डायरेक्शन है, क्योंकि चक्रीय गति अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, ये चक्रीय गति ऐसे हो रही है और ये चक्रीय गति ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ये प्लेटों का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये अभी इधर हिस्सा है, धीरे धीरे समय के साथ, हजारों वर्षों में ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये क्या बनेंगे, समुद्र के अंदर आपको कटक देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, कटक। मतलब समुद्र के अंतर्गत जो ये छोटी छोटी रिज हैं, ये चट्टानें जो बन रही हैं, इनको कटक बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रिज बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पार्ट है, ये लगातार एक्सपांड करता जाएगा, ये पार्ट जो है, ये लगातार क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। ये इधर था, कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ टाइम का मतलब है लाखों करोड़ों वर्ष, और कुछ टाइम में ये भाग यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो महासागरीय नितल है ना, जो महासागर का नितल है, ये फैल रहा है, एक्सपांड कर रहा है। ओके, ये जो महासागरीय नितल है, ये क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं। अब ध्यान से समझो, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर महाद्वीप का नितल फैल रहा है, तो क्या हमारी पृथ्वी का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, महासागर अपना विस्तार कर रहे हैं। ये तो कहना सही है कि महासागर अपना विस्तार कर रहे हैं, पृथ्वी का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, या फिर हमारे स्थल मंडल का भाग बढ़ रहा है, ये कहना सही नहीं होगा। क्यों, क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर ये फैल रही हैं और कहीं पर ये गल भी रही है ना। अब तो ये समझो, अब देखो अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ ना, इसको तो रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, है ना? इसको हम यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं।
देखो ध्यान से समझना, ठीक है? जैसे कि ये हमारी प्लेट है, ठीक है? ये महासागर है और ये क्या है? ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है और ये महासागर है, ये महासागर है, ठीक है? अब इसमें होता क्या है ना? ये तो अभी सागर नितल प्रसरण मैंने आपको समझा दिया, है ना? सागर नितल प्रसरण क्या है? जो मैंने आपको यहाँ पर बताया यही है सागर नितल प्रसरण, ठीक है? अब थोड़ा-सा आप यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, है ना? यहाँ पर क्या चल रहा था? मैग्मा की इस प्रकार से चक्रीय गति चल रही थी, है ना? ये इस प्रकार से इस प्लेट का डायरेक्शन यहाँ है, इस प्लेट का मूवमेंट यहाँ पर है, ठीक है? एक डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है ना? यहाँ पर इस प्रकार से भी हो सकता है। तो एक प्लेट मान लो ये है, तो ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो यहाँ पर क्या होगी, ये 2 प्लेटें जब कोलाइड करेंगी, जैसे कि ये महासागरीय प्लेट है मान लो और ये महाद्वीपीय प्लेट है। तो जब ये 2 प्लेटें जैसे कि ये महासागरीय प्लेट है ना? एक ये महासागरीय प्लेट है, ओके? और यहाँ पर क्या है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है? यहाँ पर इस मैप से समझो, ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये क्या करेंगी? कोलाइड करेंगी, है ना? अब जब ये कोलाइड करेंगी, है ना? तो याद रखिएगा इसमें होगा क्या? महासागरीय प्लेट जो है ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी। महासागरीय प्लेट जो है ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी, नीचे छेपित होगी, है ना? क्योंकि याद रखिएगा कि जो महासागरीय प्लेट होती है इनका घनत्व ज़्यादा होता है, इनका घनत्व ज़्यादा होता है और इनका जो घनत्व होता है, इनका घनत्व जो होता है वो कम होता है। हमेशा ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी। जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो यहाँ से एस्थेनोस्फीयर में, है ना? यहाँ से जो दुर्बल मंडल है या फिर जो एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पर ये प्लेट क्या होगी? गलेगी, है ना? गलेगी। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर देखो, यहाँ पर नई क्रस्ट बन रहा था, नया लिथोस्फीयर बन रहा था और एक जगह कहीं न कहीं पर जाकर के ये लिथोस्फीयर क्या होगा? इसका विनाश होगा, है ना? तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि संतुलन ही पृथ्वी का नियम है। कहीं पर नया क्रस्ट बन रहा है, कहीं पर नया भूभाग बन रहा है और कहीं पर इसका विनाश हो रहा है। तो इस प्रकार से एक संतुलन की अवस्था होती है। कहीं पर ये प्लेटें इनका विनाश होता है और कहीं पर क्या होता है? नई प्लेटें बनती हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये वाला जो सिद्धांत मैंने आपको बताया जिसमें महासागरों का नितल लगातार एक्सपांड कर रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं सागर नितल प्रसरण या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो कि 1960 में हैरी हैस साहब के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर आप मैप के थ्रू देख सकते हो, ये सागर का नितल है ना? मैग्मा इस डायरेक्शन में फ्लो किया, मैग्मा इस डायरेक्शन में फ्लो किया और मैग्मा इस डायरेक्शन में फ्लो किया, है ना? यहाँ पर आपको कटक देखने को मिलेंगे, यहाँ पर रिज देखने को मिलेंगे और कहीं न कहीं जाकर के ये जो प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्षेपित होगी, ये भी कहीं न कहीं कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्षेपित होगी। जब यहाँ पर ये सबडक्ट होगी, जब यहाँ पर ये सबडक्ट होगी, तो इस प्लेट का विनाश होगा। यहाँ पर नई प्लेट बन रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? रचना हो रही है, यहाँ पर नई प्लेट बन रही है और यहाँ पर प्लेट गल रही है, विनाश हो रहा है। जहाँ यहाँ पर क्या बनेंगे? यहाँ पर ट्रेंच देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ट्रेंच देखने को मिलेंगे और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? नई प्लेट या फिर नया स्थल मंडल, स्थल मंडल। यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा, है ना? और यहाँ पर आपको विनाश देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट थोड़ा-सा आप दिमाग में रखिएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है? तो 1960 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक हैरी हेस और रॉबर्ट एम डिस्ट के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। तो अब देखिए, अभी तक महाद्वीप के ड्रिफ्ट होने की बात थी, फिर संवहन तरंग सिद्धांत आया, उसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कमियों को दूर किया और फाइनली एक और सिद्धांत सामने आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। मतलब अब तक ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई थी कि जो भी हमारा स्थल लिथोस्फीयर वाला भाग है उसमें मूवमेंट होता है, वो सारी जो भी प्लेटें हैं, इसका मतलब क्या है कि प्लेटें जो हैं इस पर महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं और इनमें लगातार मूवमेंट होता है, ठीक है? 2 मिनट पानी पी लो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, है ना? तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब हम आते हैं सीधे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर।
ठीक है, ये सब आप समझ गए क्या क्या होता है। अब प्लेटों की यदि हम बात करें, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अभी तक आप क्या समझे कि ये जो प्लेट होती हैं, है ना, ये इसमें आपको महासागर महाद्वीप सब देखने को मिलेगा। अभी तक का सार ये है, ये हमारा स्थल मंडल है, इसमें महासागर भी है, इसमें महासागर भी है, इसमें महाद्वीप भी हैं, ठीक है। नीचे संवहन धाराएं चल रही हैं, ठीक है, जिसके चलते इनमें क्या होता है, इस प्रकार से इनमें प्लेटों में मूवमेंट होता है ना। कुछ प्लेटें जो हैं ये आपस में टकराती हैं, ठीक है। कुछ प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि कुछ प्लेटें इस प्रकार से मूवमेंट करें। तो इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं ये प्लेटों पर अवस्थित हैं, स्थल मंडलीय खंड में अवस्थित हैं और इनमें मूवमेंट होता है। चलो, अब फाइनली आप सभी चीज समझ गए। अब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आते हैं और जो जो मेन मेन चीजें हैं वो समझते हैं। सबसे पहले प्लेट क्या होती है, इनके कितने प्रकार होते हैं, तो इसको हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं कि प्लेटों को एक तो आकार के आधार पर समझ सकते हैं कि बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट और सूक्ष्म प्लेट, लार्ज प्लेट, माइक्रो प्लेट और माइनर प्लेट। संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर महाद्वीपीय प्लेट हो सकती हैं और महासागरीय प्लेट हो सकती हैं। ओके, गतियों के आधार पर अपसारी, अभिसारी और संरक्षी प्लेट हो सकती हैं। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट किनारा हो सकता है। तो ये तीनों चीजों को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आकार के आधार पर, है ना। आकार के आधार पर 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, है ना। एक तो होती हैं बड़ी प्लेटें, एक होती हैं बड़ी प्लेटें, है ना, बड़ी प्लेट, या फिर इनको हम बोलते हैं लार्ज प्लेट, लार्ज प्लेट, ठीक है। एक होती हैं छोटी प्लेट, छोटी प्लेट, इनको हम बोलेंगे स्मॉल प्लेट। फिर एक और होती हैं सूक्ष्म प्लेट, एक होती हैं सूक्ष्म प्लेट, या फिर इनको हम बोलते हैं माइक्रो प्लेट, ठीक है। अब इनको बोला क्यों गया है, ऐसी प्लेट है जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक हो। ऐसी प्लेट है जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होता है, उनको हम लार्ज प्लेट है बोलते हैं। ऐसी प्लेट है जिनका क्षेत्रफल 1 से लेकर के 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बीच होता है, उनको हम बोलते हैं छोटी प्लेटें। और ऐसी प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म प्लेटें। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर 20 मिलियन से अधिक बड़ी प्लेटें, 1 से 20 मिलियन छोटी प्लेटें और 1 से भी कम जो हैं उनको हम माइक्रो प्लेटें बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। बड़ी प्लेटें क्या होती हैं, 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक जिनका क्षेत्रफल होता है। जैसे कि बड़ी प्लेटों में नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, यहाँ पर देखो अलग ही दिख जाएंगे ये, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, नॉर्थ अमेरिकी सॉरी अंटार्कटिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ये 7 प्लेटें जो हैं, है ना, 7 प्लेट जो हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये मेजर प्लेट का एग्जाम्पल है या फिर बड़ी प्लेटों का एग्जाम्पल। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है, तो याद रखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा बस, याद रखिएगा इनमें से बड़ी प्लेट कौन सी नहीं है या फिर कौन सी है। तो नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, पैसिफिक ओशन प्लेट, ये सभी जो है ये मेजर प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 7 टोटल मेजर प्लेट हैं और 7 के नाम है प्रशांत महासागर, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिका। हमारी जो इंडियन प्लेट है ना, हमारी इंडियन प्लेट जो है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही हिस्सा है, मतलब इनको इसको हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हालांकि इसके भी 2 पार्ट है, एक इंडियन प्लेट है और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, पर इनको हम साथ में मेजर प्लेट में ही काउंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। छोटी प्लेटों की यदि हम बात करें तो छोटी प्लेटों के अंतर्गत बहुत सारी प्लेटें आ जाती हैं। इनका क्षेत्रफल 1 मिलियन से लेकर के 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, मैप में देख लेते हैं छोटी प्लेटों में कौन कौन सी प्लेटें आ जाती हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक नज़का प्लेट है ना, नज़का प्लेट छोटी में आ जाएगी। एक कैरेबियन प्लेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर और भी आपको कुछ प्लेटें देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। कोकस प्लेट, नज़का प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरब प्लेट, फिलीपींस प्लेट और जावा प्लेट, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी फिलीपींस प्लेट, ठीक है, कोकस प्लेट, है ना, नज़का प्लेट, कैरेबियन प्लेट, ठीक है। तो ये सभी किस में आ जाती हैं? ये सभी छोटी प्लेटों के अंतर्गत आ जाती हैं और ये सभी प्लेटें एक बार आप अपने एटलस में मैप में ढूंढेगा। माइक्रो प्लेट की बात करें तो 1 मिलियन से भी कम जिनका क्षेत्रफल है उनको हम माइक्रो प्लेट बोलते हैं। माइक्रो प्लेट में आप देखोगे एक जुआन डी फूका प्लेट है यहाँ पर, है ना, ये स्मॉल प्लेट में आ जाती है। एड्रियोटिक सागर है तो ये एड्रियोटिक प्लेट यहाँ पर हो जाएगी। एक मालपेलो प्लेट है, यहाँ पर मारियाना प्लेट है, तो ये सारी स्मॉल प्लेट में आ जाएंगी या फिर सूक्ष्म प्लेट में आ जाती हैं जिनका क्षेत्रफल 1 मिलियन से भी कम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप प्लेटों के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रकृति के आधार पर यदि हम देखें तो प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की प्लेटें हमें देखने को मिलती हैं ना, एक है महासागरीय प्लेट और एक है महाद्वीपीय प्लेट। ऐसी प्लेट जो महासागरों पर स्थित हैं, मतलब जिन पर महासागर हैं, जिन पर पानी ज्यादा है ना, ओवरऑल ज्यादा हिस्सा जिसका है, जिस पर महासागर है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कौन सी प्लेट? महासागरीय प्लेट। जिन पर महासागर या फिर वाटर बॉडी या फिर जलीय निकाय ज्यादा है उसको हम महासागरीय बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है एक लार्ज प्लेट है और किसका एग्जाम्पल है? ये एक महासागरीय प्लेट का उदाहरण है, महासागरीय प्लेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट क्या होती हैं? जिन पर महाद्वीप स्थित होते हैं, जिन पर महाद्वीप स्थित होते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखना कि ज्यादा हिस्सा किसका है, एक प्लेट पर महाद्वीप भी हो सकता है, महासागर भी हो सकता है, पर ओवरऑल ज्यादा क्षेत्रफल किसका है उसको हम मानेंगे। तो जिन पर महाद्वीप होते हैं उनको हम महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं। अब बहुत सारी प्लेट है जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिकी प्लेट, ओके, अफ्रीकी प्लेट, ठीक है, और भी बहुत सारी प्लेट हो जाएंगी। अभी मैंने जो आपको बताई ये सभी किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी? ये सभी प्लेटें जो हैं ये महाद्वीपीय प्लेट का एग्जाम्पल हो जाएंगी, ठीक है। जो महासागरीय प्लेट होती हैं ये याद रखिएगा, ये किससे? ये बेसाल्ट से निर्मित होती हैं, ये बेसाल्ट से निर्मित होती हैं। और महाद्वीपीय प्लेट जो होती हैं ये ग्रेनाइट से बनी हुई होती हैं, ग्रेनाइट रॉक से। जो इनका घनत्व जो है, महासागरीय प्लेट जो होती है इनका जो घनत्व होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है ये महाद्वीपीय प्लेटों से ज़्यादा होती है ना। और इनका जो घनत्व होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है महासागरीय प्लेटों से कम होती है, ओके। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा है महासागरीय प्लेट, जिन पर महासागर स्थित होता है, महासागरीय प्लेट ये बेसाल्ट से बनी हुई होती हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, कोकस प्लेट, नज़का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जावा प्लेट, ये सब क्या है? महासागरीय प्लेट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोकस प्लेट कैसी है? महासागरीय है, महाद्वीपीय है। नज़का प्लेट कैसी है ना? तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप में भी बताया था, उस पर आप देख लेना। तो ये सारी क्या है? महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट क्या है? जिन पर महाद्वीप स्थित होते हैं, ये ग्रेनाइट से बनी हुई होती हैं। जैसे कि बहुत सारी प्लेट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी, साउथ अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, ओके। चलिए, अब तीसरा जो पॉइंट है वो है गतियों के आधार पर प्लेटों का विभाजन, है ना। गतियों के आधार पर प्लेटों का विभाजन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक होता है अपसारी प्लेट किनारा, एक होता है अभिसारी और एक होता है संदक्षी। अपसारी का मतलब क्या है? दो प्लेटें जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं इसको हम बोलते हैं अपसारी प्लेट किनारा। दो प्लेटें जब आसपास, एक दूसरे के आसपास मूव करती हैं, आमने सामने मूव करती हैं, इनको हम बोलते हैं अभिसारी प्लेट किनारा। और दो प्लेटें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हुए गुजरती हैं इनको हम बोलते हैं संरक्षी प्लेट किनारा। तो ये टोटल 3 प्रकार की गतियां होती हैं प्लेटों में, या तो एक दूसरे से टकराएंगी, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, या फिर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अभिसारी को, यही इंपॉर्टेंट है। अभिसारी में क्या होता है ना, सबसे पहले हम
डिस्कस कर लेते हैं अभिसारी। अभिसारी प्लेट किनारा। अभिसारी प्लेट किनारा, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। प्लेट मार्जिन इसको हम बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये दोनों ही प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। ओके, ये मान लीजिए ये महासागरीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, और ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। इन दोनों में टक्कर होती है ना, और ये महासागरीय प्लेट जाएगी कहाँ पर, इसके नीचे, है ना, ये इसके नीचे सबडक्ट होगी। क्यों इसके नीचे सबडक्ट होगी? क्योंकि इसका घनत्व जो है ना, इसका घनत्व जो है ये ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है। क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है महासागरीय प्लेटों का घनत्व ज़्यादा होता है। ये किससे बनी हुई होती हैं? बेसाल्ट से बनी हुई होती हैं। इनका घनत्व कम होता है, ये ग्रेनाइट से बनी हुई होती हैं। ठीक है, हमेशा ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है ना। जब ये प्लेट नीचे सबडक्ट होगी, अब ये महासागरीय प्लेट है तो इसमें पानी भी होगा, है ना। ये महासागरीय प्लेट है तो इसमें क्या होगा? पानी होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये पानी है इसमें, और ये महाद्वीप है ना। तो जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो उसके साथ पानी भी नीचे जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है? मैग्मा भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। ये मैग्मा इस प्लेट को क्या कर देगा? इसका क्षेपण कर देगा, इसका क्षेपण कर देगा, या फिर ये प्लेट क्या करेगी? यहाँ पर गलेगी। ये चट्टानें पूरी क्या बन जाएंगी? मैग्मा में बदल जाएंगी, है ना, गल जाएंगी। अब यहाँ पर क्या चल रही है? संवहन धाराएं चल रही हैं, आपको पता है ना। यहाँ पर क्या चल रही है? इस प्रकार से यहाँ पर संवहन धाराएं चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से संवहन धाराएं चल रही हैं। तो जब यहाँ पर मैग्मा बढ़ेगा, है ना, और यहाँ पर पानी भी नीचे आ रहा है, तो वाटर वेपर के कारण, प्रेषण के कारण अक्सर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे? अक्सर यहाँ पर आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर विस्फोट के साथ प्रेशर अधिक होने के कारण विस्फोट के साथ यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट में आपको क्या देखने को मिलते हैं? वोल्केनो, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। प्लेटों में चूंकि यहाँ पर टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही हैं, तो यहाँ पर प्रत्यास्थ ऊर्जा के चलते यहाँ पर आपको भूकंप भी देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। प्लेटों चूंकि प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, है ना, तो जब भी प्लेटें एक दूसरे को धक्का मारती हैं इस प्रकार से, तो इनमें क्या होता है? वलन होता है। इस प्रकार से इनमें इस प्रकार से वलन होता है। तो वलन के चलते यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पर आपको वलित पर्वत भी देखने को मिलेंगे, वलित पर्वत भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब दो प्लेटें टक्कर होती हैं, खासतौर पर एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेटों में जब टक्कर होती है, तो वलित पर्वत देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, भूकंप देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे सर इसके कुछ एग्जाम्पल हों तो बताओ, है ना। आपने बहुत सारी चीजें तो बता दी, इसके एग्जाम्पल बता दो। तो आप हमारे मैप में देख लेना, यहाँ पर हम मैप देख लेते हैं, यहाँ पर ही बता देता हूं मैं। यहाँ पर आप देखोगे दो महाद्वीप हैं इस प्रकार से, ना, इस प्रकार से एक महाद्वीप यहाँ पर है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक महाद्वीप इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है ना। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है प्रशांत महासागर। यहाँ पर क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर की प्लेट ऐसे आ रही है, ये प्लेट भी ऐसे आ रही है, ये प्लेट ऐसे जा रही है, और ये प्लेट भी ऐसे जा रही है। क्योंकि ये प्लेटों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पर आपको वलित पर्वत देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर आपको एंडीज देखने को मिलेगा, एंडीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रॉकी वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। पश्चिमी कार्डेरा देखने को मिलेगा, पश्चिमी कार्डेरा देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कार्डिलेरा देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको भूकंप भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल है, जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो उससे वलित पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी बनते हैं, और भूकंप वगैरह
आते हैं। एक कंडीशन ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरी कंडीशन पर हम आते हैं, है ना, ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। अब एक कंडीशन कौन-सी है, हमारे भारत वाली कंडीशन ले लेते हैं। हमारी इंडिया वाली कंडीशन क्या है, हमारे इंडिया में एक प्लेट ये है, जिसको हम बोल रहे हैं इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। यहाँ पर एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, है ना। बीच में एक सागर था, है ना, बीच में एक क्या था, सागर, जिसको बोलते हैं टैथिस सागर, टैथिस सागर। ये दोनों ही प्लेटों का, ये जो इंडियन प्लेट है इस साइड मूव हो रही थी और यूरेशियन प्लेट तो लगभग स्थिर है ना। तो ये लगातार टैथिस सागर की प्लेट को क्या कर रही थी, संकुचित कर रही थी। इसमें जो भी सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, है ना, यहाँ से भी नदियाँ आ रही होंगी, यहाँ से भी नदियाँ आ रही होंगी। नदियाँ लगातार अपने साथ क्या ला रही होंगी, अवसाद ला रही होंगी, सेडिमेंट्स ला रही होंगी। सेडिमेंट मतलब कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, बालू, गाद, सिल्ट, ये सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे अवसाद थे। जैसे-जैसे ये प्लेटें बिल्कुल पास आ रही थीं, एक टाइम के बाद जब ये बिल्कुल पास आ गईं, तो इसके जो सेडिमेंट्स थे ये इनमें फ़ोल्ड हो गया, इनमें वलन हो गया इस प्रकार से, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई, है ना। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है, हमारे हिमालय का जो उत्थान हुआ है, कुछ इस प्रकार से हुआ है टैथिस सागर के अवसादों से, और इन प्लेटों में वलन के चलते हिमालय का निर्माण हुआ है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको, चूंकि अभी जो हमारी फिलहाल में प्लेटें हैं वो महाद्वीपीय प्लेटें हैं। अभी वर्तमान स्थिति में यदि आप देखोगे तो हमारी इंडियन प्लेट है और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है ना। ये हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कोई महासागर नहीं है, महासागरीय प्लेट फिलहाल में नहीं है, यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर महासागर नहीं है, यही रीजन है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को नहीं मिलते, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी देखने नहीं मिलते, है ना। यहाँ पर वॉल्केनो देखने क्यों नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर महासागर नहीं है, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं। तो जहाँ पर भी दोनों महाद्वीपीय प्लेट होंगी, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, वलित पर्वत देखने को मिलेंगे और भूकंप देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना कि जब एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको ट्रेंच देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, ट्रेंच। जब एक महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेंच देखने को मिलते हैं। ट्रेंच मतलब महासागरों के नीचे जो बहुत गहरे गर्त होते हैं, इस प्रकार के गहरे गर्त, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। जैसे कि मैरियाना ट्रेंच, प्लूटो रिको ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जनरली, ठीक है। तो बस इतना ही काफी है आपके लिए। और इसके अलावा यदि हम देखें तो दूसरा कंडीशन हो गई, ये 3 प्रकार की कंडीशन होती हैं अभिसारी में, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं, महासागरीय टकराएं, या फिर महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। अब क्या बचा है, अब हम देख लेते हैं प्लेटों का, है ना। अभी हमने अभिसरण देखा, अब हम बात कर लेते हैं अपसरण की। अपसरण, अपसरण मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जन मतलब जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो अभी हमने पढ़ा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, या फिर अभी जो हमने पढ़ा सागर नितल प्रसरण, अभी हमने सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत पढ़ा, है ना। वहां पर क्या हो रहा था, इस प्रकार से प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही थी, तो यहाँ पर क्या बन रहे थे, यहाँ पर रिज बन रहे थे, यहाँ पर क्या बन रहे थे, रिज बन रहे थे, है ना। यहाँ पर आपको रिज देखने को मिल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या होता है, प्लेटें जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हैं तो इससे ही क्या बनती हैं, रिफ्ट वैली बनती हैं, इससे ही क्या बनती हैं, रिफ्ट बनते हैं, भ्रंश बनते हैं। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, यहाँ पर आप अफ्रीका को देखोगे, कुछ इस प्रकार से अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से ये प्लेट जो है, यहाँ पर क्या है, महान भ्रंश घाटी, ये है भ्रंश घाटी, मतलब
ये वाली प्लेट जो है ये ऐसे मूवमेंट कर रही है, ये हिस्सा अफ्रीका का टूट रहा है और यहाँ पर क्या बना है, एक ग्रेट रिफ्ट वैली बनी हुई है। क्या बनी है? ग्रेट रिफ्ट वैली बनी है। आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष के पहले अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार का होगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा। एक द्वीप बन जाएगा और यहाँ पर एक कोई सागर बन जाएगा, ये कोई एक नया सागर बन जाएगा आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष के बाद में, 1 करोड़ वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मली जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर की ओर मूवमेंट करती हैं तो प्लेटों का क्या होता है, अपसरण होता है, मतलब प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना। यहाँ पर आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेंगी, कटकों का निर्माण देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्लेटों के अपसरण से क्या बनता है, तो प्लेटों के अपसरण से समुद्र के अंतर्गत, रिज का मतलब क्या है, समुद्र के अंतर्गत छोटे छोटे पर्वत, है ना, छोटी छोटी पहाड़ियां, इसको हम रिज बोलते हैं। और क्या बनते हैं, भ्रंश बनते हैं। इससे भूकंप भी आते हैं, है ना, इसी से कई बार आपको द्वीप भी देखने को मिल जाएंगे, आइलैंड का फॉर्मेशन भी होता है और बहुत सारी समुद्र के अंतर्गत स्थल आकृतियां भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला जो था वो क्या है, संरक्षी प्लेट किनारा। क्या है, संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होता है, संरक्षी प्लेट में होता है कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों ही प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करती हैं, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे ना तो आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, ना ही यहाँ पर कुछ ऐसी भ्रंश वगैरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। नॉर्मली यहाँ पर ना ही ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, नॉर्मली यहाँ पर आपको अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह देखने को मिलेंगे। कई बार ब्लॉक माउंटेन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ब्लॉक पर्वत, है ना, रिफ्ट वगैरह भी कभी देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो है वो दो कंडीशन ही हैं जो हमने अभी पहले डिस्कस करी, एक तो प्लेटों का अभिसरण और एक तो प्लेटों का अपसरण। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखिएगा। तो ये पूरा हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने डिस्कस किया है। मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको हर एक चीज यहाँ पर समझा दूं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हर एक चीज मैंने समझाई है। तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की, एक बार रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे सिद्धांतों को मिला करके एक सिद्धांत सामने आता है जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। सबसे पहले 1912 में एक थ्योरी सामने आती है जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में सिद्धांत दिया था और उन्होंने ये बात बोली थी कि जो कॉन्टिनेंट है ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वो एक जलवायु वैज्ञानिक थे, विश्व के जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन जलवायु का अध्ययन करते करते उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनको कुछ अटपटा लगा और उन्होंने ये पूरा सिद्धांत दिया। इन्होंने सिद्धांत तो सही दिया था पर इसके पीछे कुछ कमियां थी। इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1927-28 से 28-29 के आसपास संवहन तरंग सिद्धांत आता है और उसने ये बताया कि इन प्लेटों के नीचे एक एस्थेनोस्फीयर नामक जगह होती है जहां पर मैग्मा अर्धतरल अवस्था में होता है और यहाँ पर मैग्मा की चक्रीय गति होती है, संवहन धाराएं चलती हैं जिसके कारण प्लेटों को गति मिलती है। इसी से हमें और भी चीज़ें समझ में आई कि ज्वालामुखी वगैरह कैसे फूटते हैं, बाकी की चीज़ें समझ में आई। इसी में हमने एक रेडियो एक्टिविटी थ्योरी भी डिस्कस की कि नीचे जो होता है एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और इसके कारण ये चक्रीय गति होती है। फिर एक 1960 में हैरी हेस महोदय ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी या फिर सागर नितल प्रसरण दिया और उन्होंने बताया कि सागर का जो नितल है ये लगातार एक्सपांड कर रहा है, फैल रहा है और जब ये सागर नितल बनते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको रिजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लगातार ये क्या हो रहा है, एक्सपांड कर रहे हैं, फैल रहे हैं। तो जब सागर नितल प्रसरण थ्योरी सामने आई तो अभी तक तो सिर्फ महाद्वीपीय प्रवाह हमने देखा था कि महाद्वीपों में ड्रिफ्ट होता है, बाद में हमें पता चला कि ये जो महासागरीय प्लेट हैं इनमें भी ड्रिफ्ट होता है और इनका भी नितल लगातार फैल रहा है। और जब ये तीनों ही थ्योरी सामने आ गई तो इन सबको मिला करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सामने आई जिसमें हमने अलग अलग प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन और डिवीजन समझा। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है, मैप के थ्रू हर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है ना। इसी प्रकार से डिटेल में कंसेप्ट वाइज आपको चीज़ें पढ़नी है, लर्न करनी है तो आप हमारे इन्फिनिटी बैच में आ सकते हो और इन्फिनिटी फ़ायदे आप यहाँ पर ले सकते हो। हमारी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की टीम है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ा रही है। तो एमपीटेट वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, एसएसटी की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो हमारे बैच में आ सकते हैं। हमारी संसारम एप्लीकेशन है, वहाँ से आप प्ले स्टोर में जाकर के हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए।
या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे इस कोर्स को चेकआउट ज़रूर करिए। 749 रुपीज़ का ये कोर्स है, ठीक है? तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।